जय हिंद दोस्तों। आपका प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने मॉडल पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के सामने कराऊंगा। 35 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने 35 क्वेश्चन में फिर मैं लाया हूं, क्योंकि मॉडल पेपर में टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो 35 क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर वो हमारा डाला हुआ है। आप उसको जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा हो चुका है। आज मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ, जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव आपका बचा हुआ है 35 क्वेश्चन, आज वो आप लोगों के सामने मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग धैर्यपूर्वक के साथ आप सब देखिएगा और उसको मतलब सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आपको फायदा करेगा इस एग्जाम के व्यू के लिए। चलिए ठीक है ना, मेरे पास में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आपको क्या हो चुका दोस्तों, हमारा हो चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 36 से मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 से चलूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका था। 30 नंबर 6 से मैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 आपका आ गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको समझने का प्रयास किया। कह रहा है तप्त धारा एमीटर में, ठीक है ना, इन हॉट वायर एमीटर, तो आपसे कह रहा है कि इस हॉट वायर एमीटर में कह रहा है कि धारा और विक्षेप, ठीक है, धारा विक्षेप का स्क्वायर, प्रतिरोध डालते हुए विक्षेप, ठीक है, प्रतिरोध विक्षेप, इसमें कह रहा है करंट और रिफ्लेक्शन में दोनों में संबंध आपका क्या आता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा हॉट वायर एमीटर में आपका जो करंट आपका आता है दोस्तों, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का होल स्क्वायर होता है। करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डिफ्लेक्शन का होल स्क्वायर, मतलब धारा समानुपातिक विक्षेप का स्क्वायर में ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दोस्तों हमारे बी आपका, ये आपका सही आपका हो जाएगा। क्या मेरे पास में आ रहा है ना, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका करंट होता है दोस्तों, वो हमारे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डिफ्लेक्शन का स्क्वायर आपका होता है। क्या मेरे पास में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन में आपके सामने में लाता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, समझने का प्रयास कीजिए आप सब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, समझोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझोगे। कह रहा है एल आर परिपथ की शक्ति गुना मतलब पावर फैक्टर। कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट का क्या था दोस्तों, तो पावर फैक्टर एल आर सर्किट, यहाँ पे एल आर सर्किट, ये हमारा एल हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आर आपका हो गया। एल आर सर्किट में आपका जो एसी सर्किट में आप लोगों को पढ़ाया था हमारे दोस्तों इंडक्टर और हमारा रेजिस्टेंस में, इसमें जो आपका पावर फैक्टर था दोस्तों, ठीक है ना, पावर फैक्टर यहाँ पे जो आपका आता है इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पावर फैक्टर जो आपका होता है आर बट्टे अंडर रूट, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये आपका पावर फैक्टर दोस्तों, यदि आपका एल आर सर्किट रहेगा तो आपका क्या है, आर ऊपर आपका रेजिस्टेंस बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर आपका होगा। ये आपका इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन किया जाए, मेरी बात सुना रहे हैं ना, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है। अब कह रहा है भैया, ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर आ जाए 38 में, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता अधिकतम है। भेदन क्षमता में किसका पेनिट्रेशन पावर, मतलब छेद करने की पावर हमारा सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता अधिकतम होती है। Which of the following has maximum penetration power, मतलब कैसे, इसमें से कौन आपका दोस्तों जो हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर वाला फूल है, ठीक है, जो आपका छेद करने का, भेदन करने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा, अब उस हमारा कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर अल्फा किरण, दूसरा हमारा क्या एक्स किरण, तीसरा हमारा कैथोड, हमारा क्या गामा किरण। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमेशा गामा किरण, जो आपको गामा रहता है दोस्तों, हमारे क्या होता है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर आपका होता है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर आपका होता है, मैक्सिमम महत्तम भेदन क्षमता हमारा कौन सा दोस्तों, गामा किरण आपका होता है। कौन सा, गामा किरण। मेरी बात समझने का प्रयास है, जो आपका गामा किरण आपका होता है दोस्तों, वो आपका मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर आपका होता है, ठीक है ना। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसी में तो हमारे गामा किरणों में होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपका ये हो चुका है। चलिए आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 से 8 तक हो जाए, 30 नंबर 9 में आ जाइए। 39 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 39 में कह रहा है भैया, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच का संबंध क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में जो आपका संबंध है दोस्तों, रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मास नंबर का हमारा कितना 1 का पावर 1/3 आपका होता है,
क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपका बाद में इसको समानुपात यहाँ क्या जाएगा आर बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर क्या था दोस्तों 1/3 आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी आपके मिला। जो आपका रेडियस होता है दोस्तों, जो न्यूक्लियस का जो भी आपका रेडियस होता है हमारे क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मास नंबर के 1 का पावर 3 होता है 1/3 आपका हो जाता है। ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये हमारा आर हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मास नंबर का पावर कितना 1/3 आपका हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 तक आपका ये हो चुका है। अब आ जाइए 30 हाँ क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है द रीजन द क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ क्वेश्चन 40 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है। सूर्य के पास जो हमारा एनर्जी होता है तो उसका कारण क्या है, आप कह सकते हैं कि हमारे सूर्य के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा हमारे एनर्जी। उसका कारण, जिसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि नाभिकीय संलयन। वहां पे जो हमारा कारण क्या था दोस्तों, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पे होता है। सूर्य में जो आपका था दोस्तों हमारा कौन सा क्रिया था, नाभिकीय संलयन था, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी कारण से वहां पे क्या दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है। सूर्य के पास हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्या बहुत ज्यादा एनर्जी। उसका जो हमारा कारण हमारा क्या है नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन आपका होता है। क्या मेरी बस में आ रही है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी आपको बच्चे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यहाँ पे सूर्य के पास जो हमारा एनर्जी होता है दोस्तों किसके कारण से होता है, हमारा नाभिकीय संलयन, वहां पे हमारा क्रिया होता है, वहां पे ऐसा रिएक्शन होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोग कहते हो। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 40 से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ 41 में कह रहा है 1 किलोग्राम मात्रा में कुल ऊर्जा लगभग होती है, ठीक है। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास ऑफ नियरली इक्वल टू, मतलब 1 kg मास में आपका कितना आपका एनर्जी आपका होता है, 1 kg मास में 1 kg द्रव्यमान में आपको कितना एनर्जी आपका होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक फार्मूला आपका होता है, आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc²। E बराबर क्या था mc, ये आपका क्या था दोस्तों एनर्जी आपका होता है, ठीक है। और m क्या था दोस्तों मास आपका होता है, ठीक है। और c हमारा क्या था स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों आपको कितना केजी, 1 केजी में। तो देखो ध्यान दीजिएगा E बराबर कितना होता है mc², हमारा मास कितना 1 और c हमारा कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों हमारा 9 और कितना 10 का पावर कितना 10 के पावर 16 हो जाएगा। इसको बराबर हम लिख सकते हैं लगभग 10 के पावर, इसको 17 कर सकते हैं। इसको लगभग मैंने 10 ले लिया, तो 10 इसको मैंने लगभग 10 ले लिया, 10 यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे 16, तो 16 कितना 17, 10 के पावर 17। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। क्या इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं चाहिए। E बराबर mc² और ये आपका आइंस्टीन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E बराबर mc², मास आपका दिया हुआ दोस्तों हमारा 1 है, और c आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसको मैंने किया था, हमारा जो आंसर आया था दोस्तों कितना 9 × 10 के पावर 16 आया था। इसको मैंने लगभग ले लिया कितना 10 9 को लगभग 10 ले लिया, 10 के पावर 16 और 10 के पावर 17। ये आपका आंसर आपका सामने हो गया। क्या इसमें दिक्कत नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 41 तो हो गया, हाँ अब आ जाइए 40 नंबर 2 में। 40 नंबर 2 में यहाँ पे क्या कर रहा है कि पश्च अभिनत डायोड है, मतलब रिवर्स वाइज डायोड हमारा कौन सा इसमें बात है दोस्तों, कौन ऐसा इसमें सर्किट है दोस्तों हमारे रिवर्स वाइज में जोड़ा जाता है। तो हमेशा याद है जीना डायोड। कौन सा डायोड, जीना डायोड, जीने वाला डायोड, मतलब जीना डायोड होता है दोस्तों हम कहते हैं रिवर्स वाइज में क्या होता है जोड़ा जाता है, जीना डायोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डायोड, जेना डायोड जो हमारा दोस्तों हमेशा क्या होता है रिवर्स वाइज में आपको क्या होता है हमेशा जोड़ा जाता है जेना डायोड को। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। चलिए ठीक है, आप आ जाइए 40 नंबर 3 में। हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये आपके सामने रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है। आप लोग खाना पीना हो चुका है ना, हाँ खाना पीना में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और खाने पीने में खूब खाइए, खूब पढ़िए, तो खूब एकदम मस्ती कीजिए, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम भी थोड़ा सा बहुत नजदीक आ चुका है, थोड़ा सा उस पर भी कंसंट्रेट कर करके अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल होइए। मतलब बहुत सारे आपको पता है कि आपका जो एनर्जी है, आपके पास बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन एनर्जी क्या आप पूरी तरीके से बिखराए हुए हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया की दुनिया में आप लोग अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हुए मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आप इंसान मतलब कह सकते हैं कि मतलब मोबाइल जो होता है, मोबाइल इंसान को चला रहा है, इंसान मोबाइल को नहीं चला रहा है,
ठीक है ना। तो आज के दुनिया में जो व्यक्ति आजकल इतना पीछा होने के कारण, ठीक है, उसका कारण क्या है, मोबाइल ही है। क्योंकि मोबाइल जब सामने रहता है तो बेचारा जब रील में जैसे डूबता है उसको पता नहीं चल पाता, आधा घंटा सब कब समय बर्बाद हो गया। और अभी का बउआ एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंस का मायने रखता है, एक एक सेकंड आपके इंपॉर्टेंस का मायने रखता है। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये कि अपने बॉडी को थोड़ा अच्छी तरीके से रखिए, क्योंकि अगर आपका एक बार यदि तबीयत खराब होता है तो आपका सप्ताह भर का टाइम चला जाता है। एक सप्ताह का टाइम आपके लाइफ पे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका हो जाता है। इसलिए एक एक चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए, ज्यादा दोस्त या फिर मतलब मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा भी रिलेशन के यहाँ जाना भी नहीं, जो भी आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना अपने पास रह करके, ठीक है, खुद के पास रहिए, ज्यादा इधर जाने की आवश्यकता नहीं, और उसमें कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कीजिए। और आपको मुझे पता है कि आप लोग का जो रिजल्ट जो आएगा शानदार से शानदार रिजल्ट आएगा, बशर्ते जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जो नहीं कर रहा उसके बाद तो भगवान भरोसे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कौन सा होगा, कह रहा है कि नंद गेट के बुलन व्यंजक हमारा क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट। तो देखिए दोस्तों, नंद गेट हमारा कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन आपका होता है, ठीक है। यहाँ से y बराबर आपका दोस्तों a डॉट b हमारे किसका हो गया, ये एंड गेट आपका हो गया, नॉट मतलब जहाँ पे जैसे वहाँ पे बार लगा देंगे हमारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ इसी तरह और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 43 तक ये कंप्लीट आपका हो चुका है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हाँ, ये क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। देखिए समझने का प्रयास किया, कह रहा है कि मानव नेत्र में विभेदन क्षमता होती है, ठीक है, विभेदन क्षमता होती है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिए 60 सेकंड, कितना 60 सेकंड, ठीक है ना। 60 सेकंड हमेशा विभेदन क्षमता उसका होती है। क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं अगला में। हाँ, इसमें कह रहा है कि हाँ, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि रहती है, ठीक है, ठीक है। द क्वांटिटीज व्हिच रिमेन्स कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा कौन सा दोस्तों हमारा क्वांटिटी जो हमारे कंजर्व रहती है, तो हमेशा क्या रहती है, चार्ज हमारे क्या दोस्तों हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। चार्ज हमेशा क्या रहती है, कंजर्व जिसको बोलते हैं आवेश करते हैं, चार्ज हमारे क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्या इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाभिकीय यहाँ पे क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया में जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे जो क्वांटिटी है जिसको हमारे क्या कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं क्या, आवेश हमेशा क्या रहता है दोस्तों हमारा कांस्टेंट रहता है। चलिए क्वेश्चन 45 में हमारा ये हो चुका है। अब आ जाए 47 में, ये तो 10वां क्लास का सवाल है भैया। निम्नलिखित में किसका वर्तमान सबसे अधिक होता है, हीरा, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना। इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं भी बताएंगे तो भी आपका बढ़ना चाहिए। कौन सा होगा, कांच, पानी, हीरा या अल्कोहल, हीरा, अल्कोहल का तो बातें छोड़ दो। हाँ अब आ रहे 47 में, ठीक है ना। 47 में आ जाइए। 47 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 47 में एक बार बहुआ यहाँ पे क्या पता नहीं, कह रहा है कि दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है उनके बीच का कालांतर, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट, जैसी कोहेरेंट आपके दिमाग में आ गया मतलब वहां पे फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कालांतर हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, एक कांस्टेंट रहेगा। किसका बात कर रहा है, कोहेरेंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, ठीक है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहना चाहिए, फेज डिफरेंस, कालांतर हमेशा कहते हैं दोस्तों हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट मतलब नियत रहती है, हमेशा नियत रहती है। यदि आपका कोहेरेंट सोर्सेस की यदि बात कर दिया दोस्तों तो हमेशा जो फेज डिफरेंस आपका रहेगा दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट हमेशा नियत रहती है, बदलती नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 47 तक आपका ये हो चुका है। अब आ जाइए 47 हो गया। अब आ जाए 40 नंबर 8 में। यस, इसमें 40 नंबर 8 में कह रहा है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ठीक है। सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस हमारा यदि उसको गर्म कर देते हमारा उस पर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो भैया आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला R बराबर R0 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी आपका हो जाता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी किसमें है, माइनस में है।
इतना तो मैथमेटिक्स आता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो रेसिस्टेंस को बढ़ा, टेम्परेचर को बढ़ाते तो रेसिस्टेंस क्या होता, बढ़ जाता, ठीक है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर में कौन सा फार्मूला होता है बउआ, R बराबर R0 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी, टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ बढ़ाओगे मतलब गर्म करोगे तो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। कौन सा साइन है, माइनस साइन है। चलिए ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो क्या आता है, घाटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 49। यस, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। इंड्यूस चार्ज हमारा क्या था दोस्तों, हमारा इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित आवेश क्या था दोस्तों, स्वतंत्र रहता है, हमारा क्या इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। चेंज इन फ्लक्स, टाइमिंग, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल और नॉन ऑफ दिस, ये सब आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट करके बता दिए कि हमारा जो फ्लक्स होता है दोस्तों, हमारा किस पे हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। उसमें से ऑप्शन यहाँ पे क्या दोस्तों, आप ये प्रेरित आवेश हमारा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रहती है, फ्लक्स के परिवर्तन से, ठीक है, समय से, कुंडली के प्रतिरोध से, इनमें से कोई नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सब खुद बनाए, एक आधे क्वेश्चन खुद से बनाया करो। हाँ चलिए ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम में काम करता है। फैराडे लॉ किस संरक्षण में काम करता है, एनर्जी, किस पे, एनर्जी पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो दोस्तों हमारा किसका दोस्तों, हमारा एनर्जी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ऑफ बी। केस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला कुछ क्वेश्चन में आप लोग को मैं छोड़ दिए, क्वेश्चन में आप लोग के लिए और छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, सब कुछ बनाओगे। कह रहा है ना कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का बात करें दोस्तों तो प्रोटॉन का मास आपको पता है कि 1.6 × 10⁻27 kg। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हाँ अडाप्टर, ठीक है ना। आ जाए यहाँ पे, कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। पावर बराबर क्या होता है, 1/f। पावर का मान कितना दिया, 4 बराबर कितना, 1/f। f बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 0.25 मीटर। कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्या इसमें दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन 52। अच्छा 50 पा गए हम सब। हाँ तो देखो ध्यान दीजिए होगा, यहाँ पे क्या कह रहा हो, ठीक है। समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता होती है। कौन सा समायोजन बोला है, समान है, तो समान जैसी बोलेगा तो D/F हो जाएगा, D/F हो जाएगा। D बराबर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, D/F। और F हमारा क्या था, फोकल लेंथ, D/F, ठीक है। कह रहा है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो यहाँ से मैग्नीफाई होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा D/F हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात यदि नहीं करेगा, यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात यदि नहीं करेगा, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 + D/F हो जाएगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एडवांस जान लो कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की यदि बात कर दिया, ठीक है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद यदि कर दिया तो D/F। यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात नहीं किया तो हमारा 1 + D/F 1 उसमें क्या दोस्तों हमारे जोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D/F। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 53 हो गया है। हाँ चलिए ये सब तो बच्चा लोग क्वेश्चन है। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आगे अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट एट ए कॉर्नर, कॉर्नर के पास जैसे आपका लाइट यदि आपको बेंड कर गया तो किसका हमारा काम है दोस्तों, किस क्रिया, किस फेनोमेनन से हम जान सकते हैं इसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। विवर्तन इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ से आपका जैसे मान लो दोस्तों यहाँ से लाइट सोर्स आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से लाइट सोर्स यहाँ से जा रहा है, तो लाइट सोर्स यहाँ पे यहाँ से लाइट आपका इधर भी तो आ जाएगा ना, इधर भी आपका जाएगा, इधर भी आपका लाइट जाएगा। लाइट आपका जाएगा क्या, बेंड कर गया ना, ये किसके कारण से होता है, डिफ्लेक्शन। किस फेनोमेनन क्या होता है, डिफ्लेक्शन का, इसको विवर्तन करते हैं। चलिए ठीक है,
आप आने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, हीरा का क्रांति कोण होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24 डिग्री, 24 डिग्री के आसपास का ऑप्शन है, हाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री, चलिए ठीक है। हाँ अब वाले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है, कांच के समांतर, यहाँ पे हमारे को कांच इसके समांतर फोकस दूरी हमारा क्या होगा, आपको पता है। जैसे आपका प्लेन टाइप का बात कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यदि आपका प्लेन टाइप का बात कर दे कि हमारा समतल है, प्लेनर है, तो समझ जाना उसका रेडियस हमेशा इन्फिनिटी रहेगा, रेडियस इन्फिनिटी मतलब फोकस भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ से आपका रेडियस है दोस्तों, तो हमारा इसका इन्फिनिटी रहेगा, फोकस में हमारा क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। आपका प्लेन मिरर रहे तो भी हमारा वही हाल है, रेडियस प्लेन मिरर का रेडियस हमारे क्या इन्फिनिटी था, फोकस में हमारे क्या था, इन्फिनिटी आपका होता है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 तक आपका हो गया है। हाँ आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है 57, हाँ 57 में क्या कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का बात कर रहा है, किसके लिए, फ्रिंज प्रिज्म के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन हमको पता होना चाहिए, डेल्टा बराबर क्या होता है, a into mu minus 1, a into mu minus 1, a into mu minus 1, mu minus 1 into ऑप्शन नंबर सी इज राइट, a into mu minus 1, c यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, c आपको पता हो जाए। a हमारा क्या होता है, प्रिज्म एंगल, a हमारा क्या होता है, प्रिज्म एंगल, ठीक है। a हमारा क्या होता है, प्रिज्म एंगल, और mu हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। हाँ आपका आ रहा है इसमें, यस क्वेश्चन नंबर 58, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल हमारा 70 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पांडे मन लग रहा है ना, क्या इसमें दिक्कत नहीं ना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए। कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण कलांतर होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमारा फेज डिफरेंस कितना था, 2n पाई। अगर क्या डिस्ट्रक्टिव कहेगा भैया, विनाशी कहेगा तो 2n, यहाँ पे लिखता हूं, अगर विनाशी रहेगा तो क्या हो जाएगा 2n + 1 × पाई, ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, हमारे विनाशी के लिए हो जाएगा। एक तो जानते दूसरा भी 1 गेट 1, ठीक है, 1 फ्री, ठीक है, एगो प्राप्त करो फ्री, हमारा एगो पे फ्री है, ठीक है। अगर आपका रचनात्मक रह गया, कंस्ट्रक्टिव रह गया तो 2n पाई, अगर डिस्ट्रक्टिव रह गया तो 2n + 1 × पाई। इसमें पूछा क्या है, रचनात्मक पूछा हमारे क्या जाएगा दोस्तों, 2n पाई रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ही चला। चलिए ठीक है, अब आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59 में। हाँ कह रहा है इसमें 59 में, यहाँ पे कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का परास होता है, मतलब फोटो मतलब रेंज, मतलब परास मतलब रेंज का बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा आ जाएगा वो भी, ठीक है। तब प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा के परास के बराबर होता है, तो हमेशा याद रखिए हमारा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ये जो आता है दोस्तों हमारा ये जो क्या आता है दोस्तों, प्रकाश एक फोटोन की ऊर्जा का हमारा रेंज, एक फोटोन की ऊर्जा का हमारा रेंज हमारा कितना होता है 1.6 से 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये सब थोड़ा सा, हाँ यस क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। यहाँ पे कह रहा भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मैंने एक चीज बताया था दोस्तों कि हमारा जो आपका लाइट है, जो हमारा प्रकाश है, हमारा दो तरह का नेचर शो करता है, एक आपका पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारा क्या वेव नेचर। एक आपका पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारा क्या वेव नेचर। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि हमारा लाइट हमारा क्या दोस्तों हमारा वेव है, कुछ लोगों का कहना था कि हमारा ये जो लाइट हमारा क्या वो पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब होता है कण और वेव मतलब होता है क्या तरंग। तो इस क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे मांगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है, कौन सी प्रकृति को, कण प्रकृति को, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और, हाँ कह रहा है कि which one of the following phenomenon support the particle nature,
पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में किसको सपोर्ट करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा दोस्तों पार्टिकल नेचर को ये सपोर्ट करता है। कि इसमें पार्टिकल नेचर को दोस्तों अगर कोई सपोर्ट करने वाला अगर कोई थ्योरी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाए थे, यस पढ़ाए थे, हाँ। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करके आना है कि एक समय में कौन ऐसा चीज है, निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय में रहने पर अचर वेग से चलती है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है भैया, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कण या पार्टिकल विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है। मतलब कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। जैसे एक ऐसा समय रहे दोस्तों जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे, और मैग्नेटिक फील्ड भी रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे, वहां पे कह रहा है कौन ऐसा पार्टिकल वहां पे हम रखें बीच में जो आपका क्या दोस्तों हमारा एकदम सीधी पाथ पे वो चलता चला जाए। जैसे समझने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है दोस्तों, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है। कल इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन रखे, प्रोटॉन रखे, फोटोन रखे या ये सभी, तो यहाँ पे हमेशा याद रखें ऐसा चीज रखो यहाँ पे जो हमारा क्या चार्ज पार्टिकल हमारा ना रहे। तो आपको पता हो जाए फोटोन पे हमारा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, तो फोटोन पे रख दो, वहाँ पे फोटोन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, हमारा न्यूट्रल होता है, कोई प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोटोन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया है। नाभिक का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। चलिए ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट। इस समय ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये क्वेश्चन आप सब बना के आना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब बना के आना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कौन सी राशि समान होती है? द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा या संवेग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कौन सा राशि हमारा समान होती है? द्रव्यमान, आवेश, संवेग या ऊर्जा। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे लो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटिटी दोस्तों हमारे तीनों के लिए हमारा क्या रहेगा? सेम आपका रहेगा, ये आप लोग को बना के आना है। चलिए हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसमें, क्वेश्चन नंबर 64। एक प्रत्यावर्ती धारा का समान यहाँ पे समीकरण यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, आपको पता हो जब मैंने बताया था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, इसको हमेशा इक्वेशन ऐसे बताए थे। तो विद्युत धारा की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है, इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, तो देखो ध्यान दीजिएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट का स्थान हमारा 50 है, ठीक है, साइन के स्थान पे हमारा साइन लेंगे, टी के स्थान पे टी है, लेकिन ओमेगा के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 100 पाई। तो ओमेगा के स्थान पे क्या लिखा है दोस्तों? हमारा 100 पाई। और आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? 100 पाई। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कितना 50 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना दोस्तों हमारा कितना हो गया? 50 Hz। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप कह रहे हैं दोस्तों हमारा 50 Hz जा रहा है, और 50 Hz यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पगला जाता है बिहार में। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे Hz यहाँ पे इसको लिखा हुआ रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए? इसमें किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओमेगा का मान देखो दोस्तों हमारा 100 पाई दिया, मैंने यहाँ से इक्वेशन से मैंने निकाल लिया, ठीक है। और आपको ओमेगा बराबर क्या है? 2 पाई एफ, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है, तो 2 पाई, पाई से पाई काट के 2 से काट के 100 तो 50 है, तो हमारा 50 Hz है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 तो हो गया। आप आ जाइए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। अब लास्ट अंतिम चरण पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन 65 में कह रहा है जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। द बैंड गैप इन जर्मेनियम, जर्मेनियम का बैंड गैप आपको क्या आता है? 0.65। तो 0.65 में ऑप्शन में है, तो इसी के आसपास देखो हमारा ये मिला, ऑप्शन नंबर सी आपका मिला। इसे याद रखिएगा, जर्मेनियम का बैंड गैप हमारा कितना था? 0.65 या 0.7 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 में। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है और बनाइएगा, ये थोड़ा सा नॉमिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सब बनाइएगा, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन मतलब क्या था दोस्तों, फाई का मान कितना दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसमें दिक्कत नहीं है? कह रहा है कि देहली तरंग दैर्ध्य होगा इफ वर्क फंक्शन एनी मेटल 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपसे मांग रहा है, मतलब वेवलेंथ का मान आपसे मांग रहा है। तो देखो समझने का प्रयास करें दोस्तों, यहाँ पे फाई का मान कितना दिया 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, एक फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों कितना, Sc बटे लैम्डा, ठीक है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपसे मांग रहा तरंग है, मतलब थ्रेशोल्ड का बात करो, यहाँ पे लैम्डा नॉट रहेगा। इसका कैलकुलेशन आप सब किए होंगे, ठीक है 12400 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लैम्डा नॉट हो जाता है, यहाँ पे कितना होता है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रोमीटर में क्या कट जाता है। तो लैम्डा नॉट का मान कितना हो जाएगा 12400 बाय 2.8, ठीक है ना। इसको यदि आप कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे उड़ा दे कितना, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 शून्य को साइड कर दो, यहाँ पे 28 है, कितना जाएगा 124 गुना 10 के पावर 3 बट्टे 28, कितना यहाँ पे कितना जाएगा 14, यहाँ पे कितना जाएगा ना 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 62, मतलब कितना जाएगा 62 बटे 14 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 62 बटे 14 मतलब 28 3 हाँ 4, अच्छा देखता हूँ और से भागा देता हूँ कितना 62 है, कितना 58 42 56 4 बटे 56, उसके बाद कितना आ रहा है यहाँ से 12 से कितना 6 आ गया 0, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना 4 बार में, फिर कितना 56, यहाँ पे 4 आ गया फिर 0, फिर यहाँ पे कितना 42 तो लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा 28 तो 42 28 हो जाएगा, इसके बाद कितना जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0, ठीक है। तो लगभग उसी के आसपास हमारा कितना जाएगा 442, ठीक है 14 गुना 8 832 के 2 32 2 3 3 8 3 11, हाँ 8 आ गया, ठीक है। तो मतलब कितना गया यहाँ पे, ठीक है कहाँ पे कितना पॉइंट के बाद सुना देते यहाँ पे 4.428 गुना 10 के पावर 3, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 10 के 3 सुना 3 सुना 4428 मतलब इसी के आसपास देखो हमारा ये आ रहा है 4 मिल रहा है ना भैया, यहाँ पे 4 मिल रहा है, 28 मतलब कुछ है नहीं, यहाँ पे 4 है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी रहा है, ये बनाइएगा फॉर्मूला दोस्तों, ये आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 86 तक आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सभी बनाना जरूरी है थोड़ा सा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है व्हाट इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लिमिनेटेड, ठीक है ना। लिमिनेटेड यहाँ पे क्यों किया जाता है, इसका लिमिनेटेड के कारण यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा भैया ट्रांसफार्मर के प्रोड को परतदार किस लिए का रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे परतदार उसको क्यों ऐसा रखा जाता है, तो हमेशा ऊर्जा क्षय को बचाने के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, ऊर्जा क्षय को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर ए ही है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सब यदि बनता है उसको स्क्रीनशॉट करते चलिए कि इसमें दिक्कत नहीं, इसमें किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। आ जाइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 67 हो गया है, हाँ किसी 68 में आ जाइए। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन, इसको हमेशा याद रखिएगा, लेजर क्रिया के लिए, ठीक है ना, लेजर एक्शन नीड्स, ठीक है ना, संख्या परिवर्तन पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। लेजर एक्शन जो लेजर का जो हमारा यूज होता है दोस्तों मैक्सिमम जगह पे संख्या परिवर्तन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या था लेजर का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है अब आ जाइए, हाँ 69 में देखो समझने का प्रयास क्या कर रहा है, किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होता है, ठीक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो फार्मूला बताया था R बराबर R0 × 1 माइनस अल्फा × T, तो अल्फा जो मान के दोस्तों हमारा नेगेटिव में है, तो सेमीकंडक्टर का हमारा अल्फा हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव आपका होता है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए और इसी के साथ हमारा 69 क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। चलिए 69 में हो गया है, अब आ जाए 70 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु, थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कितना 1600 वर्ष दिया हुआ है, इसके माध्य आयु क्या हुआ, मतलब हाफ लाइफ आपको जो मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है तो हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं अर्ध आयु 1600 वर्ष दिया तो उसका माध्य आयु हमारा क्या होगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज कितना 1600 इयर्स, द एवरेज लाइफ विल बी, तो एवरेज एज हमारा उसका क्या होगा। तो देखो समझने का प्रयास कीजिएगा, हाफ लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो बउआ यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है k बराबर, ठीक है, 0.693 बटे टी हाफ। इसको मॉडर्न फिजिक्स में सर आप लोग को पढ़ाएंगे और जो बच्चे नहीं पढ़े उसको मैं बताने जाऊंगा, ठीक है। 0.693 बटे टी हाफ, तो 0.693 बटे कितना दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना है, टी हाफ कितना दिया हुआ 1600 वर्ष दिया हुआ है। और मांगा आपसे क्या दोस्तों, एवरेज लाइफ मांगा है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ या औसत आयु आपसे मांगे, एवरेज लाइफ आपसे मांगा यहाँ पे। एवरेज लाइफ बराबर कितना होता है 1 बटा के हो जाता है, 1 बटा के, आप उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, तो 1 बटा के कितना 0.693 बटा कितना 1600, ये हमारे ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा 1600 बटे कितना 0.693, इसको उड़ाएंगे यहाँ पे कितना दोस्तों हमारा 3 शून्य आपका आ जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है ना, इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं होने चाहिए, 693 से 1600 भागा दीजिए, ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा 693 से आपको कितना दोस्तों 1600 से भागा दो, कितना बार मिलेगा 2 बार मिलेगा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18 हासिल 1 12 13, ठीक है, कितना 4 और यहाँ पे 1 फिर 2, तो यहाँ पे शून्य देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना बार में 3 बार में लगेगा, हाँ 3 बार में लगा तो कितना आ जाएगा 3 दिया 9, 9 का 9 27, 2 2 18 18 18 19 20, 20 करोगे कितना कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 13 7 6, उसमें कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 इधर हो गया, तो यहाँ पे ये बचा है। अब क्या करें दोस्तों, वहाँ पे 6 1 आया है, अब तो कोई दिक्कत यहाँ पे 6 1 यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे कितना 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल 0 देना पड़ेगा, एक शून्य देगा, कितना बार में 9 बार में आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन आएगा 2.309 गुना 1000, तो यहाँ से करोगे कितना 2309, तो देखो ऑप्शन नंबर 8 राइट। क्या इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी बच्चे को परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 70 तक आपका ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया दोस्तों। जो बच्चे पहले का 35 ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, जाके वो YouTube पे दीप फिजिक्स पे जाकर सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। कि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की सेवा समाप्त करते हैं और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे हम, ये तो आपका क्या दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो चुका, अब मैं सब्जेक्टिव में उतरने जा रहा हूँ। क्या इसमें किसी बच्चे को परेशानी नहीं है? चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट आपका हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे चलते चलेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।